ठीक है सर, आप 1-2 दिन रुक जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ, कैसर खान ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा, तो कैसर खान आपको एक काम करना होगा। बोलो साहब, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आप एक दोस्त से ज्यादा एक बड़े भाई की तरह हैं। आपकी दया सर, यह आप नहीं हैं, यह आपका अच्छा खून है। एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ कैसर खान की, वो ये कि अब सुबह की चाय में भी तुम मुझे याद करोगे। मैं भी घूमने आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा। भगवान के द्वारा मुझे बहुत खुशी होगी। कैसर खान ने उनके सीने पर हाथ रखकर प्रणाम करते हुए कहा। ताया अबू को दूर से देखा तो मैं उठकर उसकी ओर चल पड़ा। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे प्यार भरी निगाहों से देखा और कहा, मुझे पता है कि आप सबसे पहले जागते हैं। मैं खुद सुबह जल्दी उठता हूँ। हमीदा चाय बना चुकी थी। मैं तुम्हारी तलाश में निकला। चाय पीते हैं। मैंने ताया अबू को मना नहीं किया, क्योंकि मैं उनकी ईमानदारी को नकार नहीं सकता था। फिर करीब 10 बजे मैंने मम्मा और दन्या को दूसरी तरफ जाते देखा तो मैं उनके पीछे हो लिया। अभी तक उन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था जिससे उन्हें डर लगे, इसलिए वह हर जगह आजादी से जाती थी। हालांकि मैं यह भी नहीं चाहता था कि उन्हें कोई डर महसूस कराकर उन्हें आतंकित किया जाए, क्योंकि अभी हमारे सामने अनगिनत उलझनें थीं। मैं उनके पीछे घर के दूसरे हिस्से में चला गया। मेरे कदमों की आहट से चौंक कर वे मेरी ओर देखने लगे। आओ साहब, दानिया और मैं यहाँ समीक्षा करने आए हैं कि मनामा से आने पर हम अपना सामान कहाँ रखेंगे। हालांकि सरफराज वहाँ से फर्नीचर वगैरह लाने के खिलाफ हैं। कह रहे थे कि मम्मा, वहाँ से लाने में जितनी पूंजी लगेगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर यहाँ मिलेगा। केवल दानिया और मैं थोड़े भावुक थे, क्योंकि आपके पापा का कई चीजों से गहरा लगाव था। मैं तुम्हारे पिता के संकेतों को रखना चाहता हूँ। मैंने सरफराज को वहाँ से सब कुछ लाने को कहा, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। खैर मम्मा, अगर आपकी यह इच्छा है तो इसे अवश्य पूरा करें। फिर मैंने मम्मा वगैरह के साथ काफी देर तक इलाके के कोने कोने का मुआयना किया और यहाँ तक उस कमरे में भी गया जहाँ इस महिला से मेरी लड़ाई हुई थी। जब भी मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लेकिन मैंने मामा और दानिया को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उनके साथ चल दी। आज कोई खास मुलाकात नहीं हुई। हालांकि सरफराज भाई कैसर खान के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर हूँ। मैं भी कुछ देर के लिए दादी के कमरे में चला गया। हर एक व्यक्ति मेरे लिए एक रहस्य था और मैं सोचता था कि सभी की समस्याएं मेरे साथ ही क्यों होती हैं। जबकि सरफराज भाई ने इसी कमरे में फूलदान पर खून के धब्बे और खून देखा था। बाकी लोग शांत थे, लेकिन कभी कभी मुझे हीरा और सुल्ताना के चेहरों पर रहस्यमयी लिखावट दिखाई देती थी, लेकिन उन्होंने जो माफी मांगी थी उसे ध्यान में रखना था, क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। दिन बीतता गया, दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। शाम को करीब 6 बजे सरफराज भाई लौट आए और दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। रात को वे अपने कमरे में चले गए और मैं और सरफराज भाई अपने कमरे में आ गए। भाईजान बिस्तर पर लेटते ही सो जाते थे। मैं काफी देर तक जागता रहा। तभी मेरी पलकें बंद होने वाली थीं, तभी अचानक मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। मैं बैठ गया। कानाफूसी के साथ कदमों की आहट थी। मैंने अपनी चप्पल पहनी और उन आवाजों का रहस्य जानने के लिए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, अचानक एक काला कंबल मेरे ऊपर लिपटा हुआ था और कुछ शक्तिशाली हाथों ने मेरा मुंह पकड़ लिया।
शायद उनकी संख्या महत्वपूर्ण थी। मेरा संघर्ष व्यर्थ गया। उन्होंने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया था और कंबल से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी।